हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे और उसमें आपने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का मीनिंग समझ लिया था। अनबैलेंस्ड और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ लिया था। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है, इसके लिए मैंने आपको एक स्पेसिफिक मेथड भी बताया था। हम लोग पढ़ रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें एडिशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी करना था। आपने एडिशन और डीकम्पोजिशन के बारे में स्टडी कर लिया था। एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन थी, शरद माइक ऑफ करो बेटा। एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन थी बच्चों जहां पर दो सब्सटेंस ऐड होकर के एक नया सब्सटेंस फॉर्म कर रहे थे। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन थी जहां पर कोई एक सब्सटेंस अपने कंपोनेंट में डिवाइड हो रहा था। और डीकम्पोजिशन के लिए हमने कहा था कि ये 3 तरह से हो सकता है, थर्मल डीकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है, या फोटो डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन में देखा था कि जहां पर अमाउंट ऑफ हीट प्रोवाइड किया जाए किसी सब्सटेंस को और वो अपने पार्ट्स में ब्रेक हो जाए, उसको थर्मल डीकम्पोजिशन कहा था। इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन में वो डीकम्पोजिशन था जहां पर इलेक्ट्रिसिटी आपने प्रोवाइड की और सब्सटेंस अपने पार्ट्स में ब्रेक हो गया, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। और फोटो डीकम्पोजिशन में जहां पर सनलाइट अगर आपने यूज की है, किसी सब्सटेंस पर आपने सनलाइट डाली और वो सब्सटेंस ब्रेक हो गया, दैट इज फोटो डीकम्पोजिशन। नाउ द थर्ड हेडिंग इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सभी बच्चे हेडिंग डाल लें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में अगर बात की जाए, ये कुछ ऐसी रिएक्शन है, पहले तो मैं आपको जनरली दिखा दूं कि अगर कोई एक रिएक्टेंट था ए और उसके साथ दूसरा रिएक्टेंट था बीसी, तो ए ने सी से रिएक्ट कर लिया और बी को रिमूव कर दिया। मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को उसके एक पार्ट को अलग कर दे और खुद जाकर के वहां पर ऐड हो जाए, उसको हम लोग बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन की बात की जाए तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि द केमिकल रिएक्शन in which one element takes the position of another element present in a compound। जैसे कि ये आपके सामने, ये तो जनरल रिएक्शन लिख दी मैंने कि A प्लस बी सी गिव्स AC प्लस बी। अगर कुछ एग्जाम्पल लिखूं, जैसे कि मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है ये जिंक। जिंक सॉलिड स्टेट में बेटा लो और इसको रिएक्ट करा दो सल्फ्यूरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मेट होता है वो होता है एक्वस। ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसमें के अंदर वाटर का अमाउंट ज्यादा मिला देते हैं हम लोग, तो ये डाइल्यूट हो जाता। तो जिंक लिया आपने और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया, तो आपको जो सब्सटेंस मिलेगा वो मिलेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ये आपके पास जिंक सल्फेट।
इसी तरह से तो जिंक को CuSO4 कॉपर सल्फेट भी एक्वस होता है और ये ब्लू कलर का सब्सटेंस होता है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। अगर आप इसको जिंक से रिएक्ट करा दो तो ये जिंक जो है सल्फेट से रिएक्ट कर जाएगा और कॉपर को रिमूव कर देगा सॉलिड स्टेट में। ये ब्लू कलर से ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है। ये कब हुआ? जब आपने जिंक को रिएक्ट कराया कॉपर सल्फेट से। तो ये दोनों रिएक्शन आप लिख लो। लिख जाए तो इन्फॉर्म कर देना। सभी ने लिख लिया? कोई लिख तो नहीं रहा? एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। देखो कुछ और एग्जाम्पल। बच्चों ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल इसलिए लिखवाए जा रहे हैं ताकि आपको ये कुछ बेसिक रिएक्शन जो आपके चैप्टर में दी हुई है वो रिएक्शन याद हो जाए। क्योंकि ये जो भी रिएक्शन है ये रिएक्शन लैब के अंदर की गई है। ये लैब के रिजल्ट्स हैं जो आप अभी ये देख रहे हो। हम लोग अपने मन से कोई भी सब्सटेंस लेकर के किसी दूसरे से जैसे बेटा ये बन जाता है MgSO4। तो हम लोग बेटा ऑन पेपर तो आप कोई भी रिएक्शन अपने मन से लिख सकते हो, बट रियलिटी में वही रिएक्शंस पॉसिबल हैं जो एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट देती हैं। आप मन से तो कोई भी रिएक्शन करा सकते हो, बट सारी रिएक्शन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखो जैसे पोटेशियम ब्रोमाइड, अगर इसको Cl2 से रिएक्ट करा दो तो ये बन जाता है KCl प्लस Br2। तो ये पोटेशियम ब्रोमाइड है, क्लोरीन से रिएक्ट हो रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड आपको सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है। अब बच्चों याद रखना कि ये जो रिएक्शंस हो रही हैं इन रिएक्शन में एक ऑर्डर यूज होता है। उस ऑर्डर के बेसिस पर आप कह सकते हो कि कोई रिएक्शन में कोई सब्सटेंस दूसरे वाले को डिस्प्लेस करेगा या नहीं करेगा। इट डिपेंड्स ऑन रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल की जगह मैं सब्सटेंस वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि इन जनरल मैं आपको सिखाऊंगा। देखो बच्चों क्या होता है कि आपको अभी मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा दैट इज मेटल नॉन मेटल। उसमें मैं आपको बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में। और रिएक्टिविटी सीरीज आपको हेल्प करेगी कि कोई पर्टिकुलर रिएक्शन जो आप लिख रहे हो वो रिएक्शन में कौन सा सब्सटेंस किस सब्सटेंस को डिस्प्लेस कर सकता है। बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज जो है ये
मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करके लिखी गई है। जैसे अगर मैं लिखूं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, इसमें कई सारे बेटा सब्सटेंस जो हैं वो अवॉइड किए गए, केवल 10th क्लास के लेवल पर बनाए गए, हालांकि उसमें और भी होते हैं, ठीक है। इससे पोटेशियम से पहले भी बेटा लिथियम वगैरह भी होते हैं, बट केवल ये वाले ही सब्सटेंस लिए गए, मतलब आपके सिलेबस में इतने हैं। इनके अलावा और भी एलिमेंट होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, बट आपके में इतने लिखे गए हैं। जिंक, आयरन, लेड, ठीक है, ये डाउन जाने पर बेटा रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज होती जा रही। लेड के नीचे बेटा हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, मरकरी है, और सिल्वर है, पैलेडियम है, प्लेटेनियम है, गोल्ड है, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी इनकी डिक्रीज होती जा रही। तो रिएक्टिविटी जो डिक्रीज हो रही है, तो ऊपर वाला सब्सटेंस, जैसे कि मान लीजिए, देखो अगर मैं आपको दिखाऊं एग्जांपल के तौर पर, जिंक जो है कॉपर वाले सब्सटेंस में से, जैसे आपने रिएक्शन अभी कराई कि जिंक रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट से, तो ये जिंक जो है इस कॉपर को रिमूव कर सकता है, मतलब कि सब्सटेंस फॉर्म कर सकता है ZnSO4 प्लस Cu। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो ऊपर अवेलेबल है और कॉपर जो है वो नीचे अवेलेबल है सीरीज में, और जैसे जैसे नीचे जाओगे रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जाएगी, रिएक्टिविटी नीचे जाने पर डिक्रीज कर रही है। जैसे जैसे ये डिक्रीज कर गई तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसने क्या किया, जिंक ने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को रिमूव कर दिया। बट अगर यही रिएक्शन आप लिख रहे होते कि कॉपर रिएक्ट कर रहा है ZnSO4 से, तो रिएक्शन आगे प्रोसीड ही नहीं करती, बिकॉज कॉपर की रिएक्टिविटी जो है वो जिंक से कम है। यानी कि जो सब्सटेंस ऊपर अवेलेबल है वो तो डिस्प्लेस कर लेंगे, नीचे वाले डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में, बट अभी क्योंकि आपको ये बात समझाना थी तो आप एक नोट बना करके ये बात लिख देना, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, लिख लो इस बात को भी। बच्चों नोट हो गया? बच्चों नेक्स्ट हेडिंग देखो, दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में बच्चों क्या होता कि जैसे आपने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही बेटा होता डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि दो सब्सटेंस आपने लिए और दोनों में एक दूसरे के साथ डिस्प्लेसमेंट हो जाए, जो भी उसके कंपोनेंट अवेलेबल है सब्सटेंस के। जैसे अगर मैं इन जनरल आपको बताऊं कि ए बी ने रिएक्ट किया सी डी से, तो ए जुड़ गया सी के साथ और बी जुड़ गया डी के साथ, तो इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट है ये कहलाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब एक दूसरे के सब्सटेंस के साथ जाकर के आपस में जुड़ जाए, ए किससे जुड़ गया, ए जुड़ गया सी से और बी जुड़ गया डी से, ऐसे डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसमें लिख सकते हो कि द केमिकल रिएक्शन
the chemical reaction in which two reactants exchange ions to form new compound, जैसे एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं कि अगर आप सिल्वर नाइट्रेट को रिएक्ट करा दो सोडियम क्लोराइड से, ठीक है, तो सिल्वर जो है क्लोरीन से रिएक्ट करके व्हाइट प्रेसिपिटेट बना देता है AgCl, ये आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा। और सोडियम जो है वो नाइट्रेट आयन के साथ रिएक्ट करके सोडियम नाइट्रेट बना देता है, ठीक है। ये सॉलिड फॉर्म में बनता है जबकि ये एक्वस फॉर्म में ही रहता है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 को अगर आप रिएक्ट करा दो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 से, तो आपके पास बेरियम सल्फेट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा। ये भी बेरियम सल्फेट जो है ये भी एक प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये आप रिएक्शन लिख सकते हो डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो लिख लो ये सब कुछ आप, फिर आगे बताता हूं मैं। बच्चों नोट कर लिया? कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा ना? नो सर। देखो बेटा, ये तो आपने 4 ब्रॉड क्लासिफिकेशन पढ़ लिया कि एडिशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा अब आप हेडिंग लिखिए सम अदर रिएक्शंस, ठीक है। अदर रिएक्शंस मतलब ये कैटेगरी में ही है टाइप्स ऑफ रिएक्शन के, बट ये डिपेंड करता है कि ये प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कोई रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाए तो उसको उन्होंने फास्ट रिएक्शन बोल दिया, कोई रिएक्शन बहुत स्लो हो जाए तो उसको उन्होंने स्लो रिएक्शन दे दिया, कोई रिएक्शन मॉडरेट हो मतलब कि एक पूरा पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ले तो उसको हम लोग मॉडरेट रिएक्शन बोल दिया, कहीं पर न्यूट्रलाइजेशन हो रहा हो तो उसने रिएक्शन का नाम ही न्यूट्रलाइजेशन दे दिया, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज हो रही हो तो उसने उनको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नाम दे दिया, कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो उसने ऑक्सीडेशन रिएक्शन नाम दे दिया, कहीं पर रिडक्शन हो रहा हो उसने रिडक्शन नाम दे दिया, कहीं पर दोनों प्रोसेस एक साथ हो रहे हो उसने रिडॉक्स नाम दे दिया, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है रिएक्शन में कि जो भी आप ये अदर रिएक्शन आप पढ़ रहे हो, इट डिपेंड्स कि वहां पर क्या हो रहा है। जैसे अगर मैं बात करूं पहली रिएक्शन के बारे में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वर्ड से ही आप समझ गए होगे, जहां पर प्रेसिपिटेट बन रहा हो। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो रिएक्शन जहां पर किसी एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हो कि अ रिएक्शन इन विच, अ रिएक्शन इन विच precipitate form, precipitate form। ठीक है, और आप इसमें एग्जांपल यही दे सकते हो, जैसे कि लेड नाइट्रेट, PbNO3 का होल ट्वाइस एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये कलरलेस सब्सटेंस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है, वाटर जैसा दिखाई देता है। और आप इसको अगर रिएक्ट करा दो पोटेशियम आयोडाइड से, तो पोटेशियम आयोडाइड का भी कोई कलर नहीं होता है बेटा, ये भी कलरलेस है। बट जब इन दोनों को मिक्स किया जाता है तो एक सब्सटेंस बनता है लेड आयोडाइड। ठीक है, प्रेसिपिटेट को बेटा इस एरो से दिखाते हैं अगर आपको याद हो तो। और लेड आयोडाइड जो है वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है, और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक है, एक और बेटा रिएक्शन मैं आपको बताऊं, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। अब न्यूट्रलाइजेशन बेटा वो प्रोसेस है जहां पर एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दे। मतलब कि जहां एसिड्स जो होते हैं वो बेसिकली H पॉजिटिव को कंटेन करते हैं, और बेस जो होते हैं वो OH नेगेटिव को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो एसिड और बेस जब हैं, आप इनको रिएक्ट कराओ आपस में, तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। ठीक है, तो आप न्यूट्रलाइजेशन में लिख सकते हो कि व्हेन एसिड रिएक्ट विथ बेस एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे जनरली एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है बेस से और फॉर्म कर रहा है सॉल्ट और वाटर, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे मान लीजिए HCl को आप रिएक्ट करा दो, HCl को आप किसी बेस MgOH होल ट्वाइस, इससे आप रिएक्ट करा दो तो आपको मिलेगा MgCl2। अब बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर 2 लगा दे रहा। ठीक है, और साथ में वाटर। ठीक है, तो ये आपके पास न्यूट्रलाइजेशन हो गई। ठीक है, लिख लो इसको भी जल्दी से। लिख जाए तो बता देना, हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। हो गया, नोट हो गया बच्चों? यस सर। यस सर, 1 मिनट। ओके ओके, लिख लो।
हो गया, अब हो गया ये। Yes, sir, हो गया. देखो बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। बट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है वो देखिए हम लोग कैसे समझेंगे। मैं आपको तीन तरह की डेफिनेशन बता रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, बल्कि और ज्यादा ही। तो आप क्या करो, पहले तो ये हेडिंग इस तरह से डाल लेना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बट इसमें क्या करना है, हमें दो पार्ट में डिवाइड कर देना है पेज को। एक साइड आपको लिख देना है ऑक्सीडेशन और दूसरे साइड रिडक्शन। ठीक है, ये आपके पास पार्ट हो गया ऑक्सीडेशन का और दूसरा आपका हो गया ये रिडक्शन का। ठीक है, तो इसमें आप जो है, देखो मैं कुछ इसकी डेफिनेशंस बताता हूँ पहले तो आपको, इसकी कौन कौन सी डेफिनेशन होती है। जैसे ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की अगर बात करूं, तो ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जहां पर एडिशन हो ऑक्सीजन का, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऐसा एलिमेंट जिसपे ऊपर नेगेटिव चार्ज आता हो, जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आपके पास। अब इसमें जस्ट उल्टा आपको बोलना है, रिडक्शन जो है जस्ट ऑक्सीडेशन का उल्टा प्रोसेस है, यानी कि रिमूवल। यहाँ पर एडिशन हो रहा है तो यहाँ आप कह सकते हो कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इसमें आप दूसरी डेफिनेशन ये दे सकते हो कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इसको आप कह सकते हो कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। थर्ड आप ये कह सकते हो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आप कह सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब फोर्थ डेफिनेशन आप इसमें कह सकते हो कि इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसमें आप कह सकते हो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अब ये नया वर्ड आपके सामने आया ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो अब वो भी अभी आपको मैं निकालना सिखा दूंगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की कुछ डेफिनेशंस हो गई, जिसमें से मोस्ट प्रोबेबली आपकी बुक में पहली वाली डेफिनेशन मिलेगी ऑक्सीजन वाली, कि जहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन होता है और जहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होता है वो रिडक्शन है, जहाँ ऑक्सीजन का एडिशन होता है वो ऑक्सीडेशन है। ये डेफिनेशन आपको मिल जाएगी। बट इसके अलावा भी आप ये भी डेफिनेशन याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ना या कम होना, ये भी कुछ अदर डेफिनेशन है, पहले आप लिख लो, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ।
सर कोई बच्चा नोट तो नहीं कर रहा है इसको? देखो, आप ऑक्सीडेशन के साइड पर लिख सकते हो कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया तो ऑक्सीडेशन हुआ, या आप ऑक्सीडेशन के साइड लिख सकते हो कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो CO2 बन गया, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। आप रिडक्शन में एग्जांपल दे सकते हो कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्सीजन -2 बना लिया, या जिंक ऑक्साइड ने जिंक को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया। ठीक है, जिंक को अलग कर दिया और ऑक्सीजन को अलग कर दिया, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिडक्शन शो कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन को लिखने के लिए इस तरीके से लिखेंगे, ये ऑक्सीडेशन है, और इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि ये रिडक्शन। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखने की। बट यहाँ पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली बच्चों ये हेल्प करता है कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में किस पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। अगर आप ये सारे डेफिनेशन भूल भी जाते हो कि ऑक्सीजन का ऐड होना, रिमूव होना, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो आप इतनी सारी बातें याद ना रख के आप केवल एक लाइन याद रखो कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और रिडक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है। और ऑक्सीडेशन नंबर आपको हेल्प करेगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है। तो आपको लिए बस मैं ये इतनी हेडिंग ही लिख दे रहा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा ऑक्सीडेशन नंबर बता पाऊँ। तो बस ये ऑक्सीडेशन नंबर अपनी न्यू हेडिंग रहेगी कि जब भी मैं क्लास लूंगा तो आपको सिखाऊंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप कैसे चेक कर सकते हो कि किसी पर्टिकुलर रिएक्शन का ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल से हम लोग, आप पॉलिनोमियल चैप्टर बच्चों लगाओ, और कल आप उसके डाउट्स ले सकते हो। अदरवाइज आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, मैं फिर से उस चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, तो जिन बच्चों को पिछले बार समझ में नहीं आया हो या जो भी डाउट्स रह गए हो, तो अब आप लोग इस बार, क्योंकि अब ये दूसरी बार हो रहा है तो मैं इसको बार बार नहीं कराऊंगा, तो अब आप नेक्स्ट टाइम में अच्छे से उस चैप्टर को कर लेना कवर। ठीक है, इसको नोट कर लो। आज के लिए इतने। सर नोट हो गई।